दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल ब्लॉसम क्लासेज में। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे मिलने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम आपको बताएंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, तो ये वीडियो क्लास 12 के लिए बनाया जा रहा है। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्यू परिमाण का आवेश थीटा अंश के कोण पर बी वेग से प्रवेश कर रहा है। आवेश पर लगने वाला बल चुंबकीय बल निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो निम्नलिखित कारकों पर चलिए देख लेते हैं कौन कौन से निम्नलिखित कारक हैं जिस पर ये निर्भर करता है। ठीक है, तो पहला क्या है आपका, बी क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। तो सबसे पहले हम आपको करेंगे यह निम्नलिखित कारकों पर, यह कौन कौन से कारक हैं। यह है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यही है बी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या? अनुक्रमानुपाती होता है। क्या है? पहला, यदि यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अनुक्रमानुपाती होता है, देख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है आपका, बी है। और ये बल है ना, लगने वाला बल ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, तो बल एफ अनुक्रमानुपाती चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। अब आगे देखिए दूसरा समीकरण नंबर। दूसरा आपका यहाँ पर है, अभी आगे क्या है, यह आवेश के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। इसमें वेग क्या है, के परिमाण थीटा के कोण पर भी वेग से प्रवेश कर रहा है। तो भी, तो यह है आवेश के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। यह आवेश के वेग के, आवेश का वेग भी है, यहाँ पर दिया है देखिए भी है। तो आवेश का वेग क्या है, भी ये भी है के अनुक्रमानुपाती। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तीसरा देख लीजिए क्या है। तीसरा है, यह आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। यह आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यह आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। तो परिमाण इसका क्या है, क्यू है ना, तो परिमाण हम ले लेंगे क्यू। समीकरण नंबर 3 हो गया। एक और बचा है, जो थीटा यहाँ पर है तो साइन थीटा के लिए है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर थीटा है, यह साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। पाती होता है। ठीक है, तो अनुक्रमानुपाती होता है। तो अब हम करेंगे समीकरण नंबर 1, 2, 3 तथा सॉरी यहाँ गलती हो गया, अभी हमने आपको ये बताया नहीं। यह साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है ना, तो साइन थीटा समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1
1 2 3 तथा 4 से। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, तो समीकरण नंबर 4 है तो एफ ही रहेगा, एफ 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 है तो एफ है क्या है यहाँ पर देखिए बी वी क्यू साइन थीटा, चाहे किसी को पहले लिखे, चाहे वी बी क्यू, चाहे क्यू वी वी लिखें, तो जो आसान है वही लिखेंगे, क्यू बी वी साइन थीटा। हो गया, इतना करने के बाद आपको हम इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा के, क्या आएगा के क्यू बी वी साइन थीटा, जहाँ के बराबर हम रखेंगे 1। ठीक है, के बराबर रखेंगे 1, तो के बराबर रखेंगे तो बी हो जाएगा क्यू बी वी साइन थीटा, इतना तो आएगा ही ना। ये आपका हो गया क्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आयस पर लगने वाला बल। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन था, इतना हो गया। और एक चीज़ हम आपको और बता देना चाहते हैं कि साइक्लोट्रॉन की क्रिया विधि बता देते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है हर बार। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन के लिए बता देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है। तो साइक्लोट्रॉन, सबसे पहले हम इसका परिचय दे रहे हैं। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है। ठीक है, सिद्धांत क्या है इसका, यह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के क्रासित सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, क्रासित है, सिद्धांत पर कार्य करता है। अब संरचना देख लीजिए, इसका क्या है संरचना में है आपका, इसमें धातु की डी आकार की 2 चेंबर होता है। इसमें धातु की डी आकार की 2 चेंबर होती है। ठीक है ना, जो अभी हम नीचे फिगर में बताया गया है, धातु की डी आकार की 2 चेंबर होती है, और जिन्हें डीज कहते हैं। डीज D1 तथा डीज D2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। इनके बीच में प्रत्यावर्ती धारा 2 लीटर लगा होता है, जो डीज की ध्रुवता को लगातार परिवर्तित करते रहता है। यह डीज 2 चुंबकों के बीच रिक्त स्थान में स्थित होता है। यहाँ पर देख लीजिए, जो कहा गया वही फिगर है एकदम, यही 2 क्या होते हैं, इसमें कहा गया, इसमें धातु की डी आकार की 2 चेंबर होती है, तो 2 चेंबर है डी आकार का, देखिए एक डी है एक डी है, डीज D1 D2। ठीक है, इनकी कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। इनके प्रत्यावर्ती धारा 2 लीटर लगा होता है, यहाँ पर 2 लीटर लगा है। ठीक है, जो डीज की ध्रुवता को लगातार परिवर्तित करते रहता है। ठीक है, संरचना हो गया। इससे क्रिया विधि देख लीजिए, इनकी क्रिया विधि क्या है, क्रिया विधि है आपका, क्रिया विधि या कार्य विधि कहा जाए, बात है कि यह कार्य विधि। साइक्लोट्रॉन के बीच में स्थित स्रोत यश से एक धनावेश उत्पन्न होता है। ठीक इसी समय 2 लीटर डीज D1 को ऋण विभव पर तथा डीज D2 को धन विभव पर रखता है, जिसके कारण धनावेश D1 की ओर त्वरित हो जाते हैं और वैद्युत क्षेत्र से भी की ऊर्जा अर्जित कर लेते हैं। जब यह आवेश D1 के अंदर प्रवेश करती है, तब वह चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में वृत्तीय पथ पर गतिमान हो जाती है। ठीक है, जब आवेश अर्धवृत्त पूर्ण कर लेता है, तब क्या होता है, तब 2 लीटर D1 तथा D2 की ध्रुवता बदल देता है, जिससे D2 ऋण विभव पर तथा D1 धन विभव पर हो जाता है। इस प्रकार पुनः धनावेश D2 की ओर त्वरित हो जाते हैं, और जिससे उसकी ऊर्जा में BQ की वृद्धि हो जाती है। यह प्रक्रिया लगातार जारी रहती है, जिससे आवेश की ऊर्जा बढ़ते रहते हैं। जब यह आवेश साइक्लोट्रॉन के परिधि पर क्या है इसका, जब यह आवेश साइक्लोट्रॉन के परिधि पर पहुंचता है, तब इनकी ऊर्जा अधिकतम हो जाती है और यह साइक्लोट्रॉन पर बनी खिड़की से निकलकर लक्ष्य से टकराता है। ठीक है, इतना हो गया। ये आपका साइक्लोट्रॉन का कार्य विधि, संरचना, सिद्धांत सब कुछ हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
चलिए हम इसकी गणना भी बता देते हैं। जो गणना आता है हमेशा उसका तो बता दिया जाता है, ठीक है ना। इसकी गणना क्या है? गणना के लिए हमको करना क्या है, आवेश की ऊर्जा सबसे पहले देखेंगे। आवेश की ऊर्जा, देखिए आपको यहाँ पर बोर्ड नहीं उपलब्ध है तो इसलिए हमको कापी पर ही बताना पड़ता है। तो इसलिए जो है कापी पर बताने में ज़्यादा टाइम न लगे इसलिए कापी पर लिख कर ही ले लिया जाता है पहले से, ठीक है। तो आवेश की ऊर्जा हो गया, तो के बराबर आवेश की ऊर्जा क्या होता है, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। चूँकि चूँकि आर बराबर होता है एम वी अपान क्यू बी, ये फार्मूला है, आगे चल के बताया जाएगा। क्योंकि डेरिवेशन में आ रहा है तो बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम क्यू बी का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा क्यू वी आर अपान एम को नीचे लाएंगे, एम बराबर वी हो गया। अब क्या करना है, हम v का मान इसमें रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू क्या होगा हाफ यम, तो यम ही रहेगा। v का मान हम रखेंगे v के स्थान पर, इसके स्थान पर इसको रखेंगे, तो क्या हो जाएगा क्यू वी वी अपान यम। अब देखिए यहाँ पर v का स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम v का मान रखे हैं ही, तो v का मान यही है तो स्क्वायर कर दिया, ये m तो ये वाला m है, ठीक है, ये वाला। अब देखिए एक m से एक m कट गया, कटने के बाद क्या बचा, कटने के बाद बचा आपका हाफ क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहाँ आर रहेगा ये, ठीक है ना, ये आर है, आर स्क्वायर इतना हो गया। अब नीचे एक एम से कट गया था तो एक ही एम में बचा। इतना होने के बाद ये आपका हो गया गणना। अभी थोड़ा और हम चलते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, के मैक्स याद कर लेते हैं। के मैक्स के लिए अभी क्या होगा, सब चीज़ वही रहेगा, हाफ क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा यम। इतना हो जाने के बाद आर बाहर कर लेंगे, आर का स्क्वायर आर मैक्स, ये हो गया आपका मैक्सिमम के लिए, ठीक है ना। साइड में देख लीजिए, चूंकि के मैक्स इक्वल टू वी मैक्स क्यू, क्योंकि के मैक्स वी मैक्स एक ही बराबर है तो हम वी मैक्स भी इसी तरह याद कर लेंगे। वी मैक्स क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपान यम आर मैक्स। अब नहीं पता चला, देखिए के मैक्स और वी मैक्स बराबर है तो हम के मैक्स के स्थान पर वी मैक्स भी एक ही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, ये तो आपको बताया गया वैसे ही आपको नॉलेज के लिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।